नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य का अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब ये था कि ऐसा साक्ष्य, ऐसा स्रोत जो हमें विभिन्न साहित्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। और पुरातात्विक साक्ष्य का अर्थ होता है कि ऐसा साक्ष्य जो हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। जैसा हम लोगों को मालूम है, पुरातत्व जो होता है या पुरातत्व वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह होता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व जो होता है उसको हम लोग जो है अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। और यह आर्कियोलॉजी जो है वह आर्कियास, क्या है? आर्कियास और लोगोस से मिलकर बना होता है। आर्कियास का मतलब है ARCHAIOS। आर्कियास का अर्थ होता है पुरातन, पुरातन या प्राचीन। और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात प्राचीन या पुरातन ज्ञान। तो आर्कियोलॉजी शब्द जो है उसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है पुरातन या प्राचीन ज्ञान। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं, जिनमें पहला है अभिलेख, दूसरा है मुद्रा और तीसरा है स्मारक। अभिलेख का ये है कि जो है विभिन्न प्रकार के ताम्रपत्रों पर, स्तंभों पर, शिलाओं पर, मुद्राओं पर, प्रतिमाओं पर जो लेख लिखे होते हैं उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। मुद्रा का अर्थ है सिक्का और स्मारक का मतलब उसमें जो विभिन्न प्रकार की इमारतें आती हैं। तो इनका हम आगे जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब पहला है अभिलेख। तो अभिलेख जो है इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण होते हैं या प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा अभिलेख है इसके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। मतलब अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन अगर देखें हम लोग अभिलेखों में अगर देखें सबसे प्राचीन अभिलेख, तो सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख आता है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बोगज कोई अभिलेख में कुल कितने देवताओं का उल्लेख है? वे देवता जो किस धर्म से संबंधित हैं? बोगज कोई की जो वर्तमान स्थिति कहाँ है? ये सारे प्रश्न जो है बोगज कोई अभिलेख से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा बोगज कोई अभिलेख है यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख है और कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। अगर मध्य एशिया की अगर एक बार लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया था तो यह जो है वर्तमान तुर्की आएगा। वर्तमान तुर्की। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्तमान तुर्की से प्राप्त हुआ है। जो हमारा बोगज कोई अभिलेख है इनमें दो राजा हैं, 2 पक्ष हैं, राजाओं के 2 पक्ष हैं। एक है हित्ती नरेश और दूसरा है मितन्नी नरेश। हित्ती नरेश और मितन्नी नरेश, इन दोनों राजाओं के मध्य जो है एक संधि हुई है। उसी संधि का उल्लेख इस बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। जो हमारा हित्ती नरेश है, कभी कभी जो नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हित्ती नरेश का नाम क्या था, तो हित्ती नरेश का नाम है सप्पी लुल्युमा। इसका नाम है सप्त लुल्युमा। और हमारे जो उसमें
मितनी नरेश हैं उनका नाम है मतिवजा। मतिवजा। तो जो हित्ती नरेश और मितनी नरेश, सप्तलुलिमा और मतिवजा उनके क्रमशः नाम है। और इन्हीं दोनों नरेशों के मध्य जो संधि हुई थी उसका उल्लेख बोगजकोई अभिलेख में मिलता है। और इस संधि में जो है साक्षी माना गया था 4 देवताओं को, जो वैदिक देवता हैं, इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। बहुत बार यह पूछा गया है कि बोगजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इसमें इंद्र का उल्लेख मिलता, मित्र का उल्लेख मिलता, नासत्य का उल्लेख मिलता है और वरुण का उल्लेख मिलता है। और ये हमारे वैदिक देवता हैं। अगर बोगजकोई अभिलेख का समय पूछा जाए तो इसका समय जो है 1400 ईसा पूर्व है। लेकिन यह जो है हमारा एशिया के परिप्रेक्ष्य में है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में है। अगर हम भारत में देखें कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो वह वर्तमान में माना जाता है अशोक के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो है अभिलेख लेखन की परंपरा नहीं थी। हमारा जो हड़प्पा काल है उसमें जो है अभिलेख की प्रथा थी, लेकिन चूंकि हड़प्पाई लिपि का अभी आज तक उद्वाचन नहीं हो पाया है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए जो है उसकी प्राचीनता वहाँ तक नहीं जाती है, बल्कि जहाँ से हमें प्राप्त होता है वहाँ से उसकी प्राचीनता जाती है। तो मौर्य जो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं। एक इतिहासकार हैं डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर उन्होंने जो है केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को, यहाँ पे जो है अभिलेख नहीं है, इतिहास है, अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। यह भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कौन सा इतिहासकार था जिसने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया, तो उनका नाम है डी.आर. भंडारकर। ये डी.आर. भंडारकर हैं। इसके बाद जो है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम आता है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो कलिंग का एक शासक था खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल का उल्लेख करता है। और शायद अगर हाथी गुम्फा अभिलेख का जो प्रकाश में नहीं आया होता तो हम लोग जो है खारवेल के इतिहास से वंचित होते। खारवेल के विषय में हमारे पास कोई जानकारी प्राप्त करने का अन्य स्रोत नहीं है, बल्कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख ही एक ऐसा अभिलेख है जिससे हमें किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग नरेश खारवेल का, जो चेद वंश का शासक था। कभी कभी उसे महामेघवाहन वंश के नाम से भी परीक्षाओं में संबोधित किया गया है। इसके बाद जो है दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह जो है एक शासक था, शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण कराया था और यह वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से संबंधित है। इसमें जो है सुदर्शन झील के विषय में उल्लेख प्राप्त होता है और उस झील का जो निर्माण किस प्रकार से हुआ था और उसका जो बांध टूटा था उसका किस प्रकार से पुनर्निर्माण कराया गया उसके विषय में विशद उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद जो है नासिक गुहा अभिलेख है। नासिक गुहा अभिलेख जो है सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमाव से संबंधित है। इसमें सातवाहन वंश के इतिहास और मुख्य रूप से गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में विशद विवेचन मिलता है। तो नासिक गुहा अभिलेख किसका है, वशिष्ठी पुत्र पुलमाव से संबंधित है। वशिष्ठी पुत्र पुलमाव से संबंधित है नासिक गुहा अभिलेख, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद आता है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग प्रशस्त या प्रयाग स्तंभलेख जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसमें जो है समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों का, समुद्रगुप्त के जीवन का विशद विवेचन मिलता है।
और इस परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे हरिसेन। हरिसेन। एक पद होता था महासंधि विग्राहिक, महासंधि विग्राहिक। तो जो हरिसेन है वह समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहिक था और उसी ने प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। इसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विषय में विशद विवेचन देता है। अगर कहा जाता है कि अगर मंदसौर अभिलेख न होता तो हमें संभवतः यशोवर्मन के विषय में कोई जानकारी न प्राप्त होती। इसके बाद जो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन से द्वितीय से संबंधित है। किससे ऐहोल अभिलेख संबंधित है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है और इसके लेखक जो हैं रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति हैं। इन सब का हम आगे जो आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन कराएंगे। इसके बाद जो है आता है ग्वालियर। जो हमारा ग्वालियर अभिलेख है वह प्रतिहार शासक मीर भोज से संबंधित है और उसमें जो है प्रतिहारों का इतिहास वर्णित है। इसके बाद है बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुआ है और यह एक यवन राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के द्वारा जो है वहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया गया था। गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया गया था और उसी गरुड़ स्तंभ पर भी जो है यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था और यह जो अभिलेख है वह भागवत धर्म के विकास से संबंधित है। इसमें जो है भागवत धर्म का विकसित प्रमाण प्राप्त होता है कि उस समय में जो है, उस समय का मतलब द्वितीय शताब्दी ईस्वी में जो है भागवत धर्म का विकास हो चुका था और उस धर्म से न केवल भारतीय ही परिचित थे बल्कि जो है उससे यवन भी परिचित थे। एक जो है यवन शासक था एंटियालकिड्स। उसी ने जो है हेलियोडोरस को से जो है शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था और यहाँ पर जब जो हेलियोडोरस आया तो उसने जो है भागवत धर्म से प्रभावित हो गया। चूँकि उस समय जो यहाँ पे भागवत धर्म का बोलबाला था तो भागवत धर्म से प्रभावित होकर यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। इसके बाद आ जाता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है मुख्य रूप से समुद्रगुप्त से संबंधित है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है और अभिलेखों में उसे जो है एरण अभिलेख को जो है समुद्रगुप्त का भोगनगर, समुद्रगुप्त के भोगनगर के नाम से जो है कहा जाता है कि यह समुद्रगुप्त का जो है भोग नगर था और यहाँ से एक वाराह प्रतिमा प्राप्त हुई है। एरण से एक वाराह प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें हूण शासक तोरमाण का विवरण प्राप्त होता है। इसमें चूंकि तोरमाण ने यहाँ पर एक लेख उत्कीर्ण करवाया था जिससे उसके विषय में यहाँ पे सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो है जोधपुर प्रशस्ति। जोधपुर प्रशस्ति जो है मुख्य रूप से प्रतिहारों से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति, जोधपुर प्रशस्ति ये जो है प्रतिहारों से संबंधित है। इसके बाद जो है खालिम अभिलेख। खालिमपुर अभिलेख जो है यह मुख्य रूप से जो है पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है और इसमें पाल वंश का इतिहास वर्णित है। इसके बाद नालंदा अभिलेख है और भागलपुर अभिलेख है। यह दोनों भी जो है पाल शासकों से ही संबंधित हैं। इनमें पाल वंश के विषय में विस्तार पूर्वक
विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद जो है देवपाड़ा देवपाड़ा अभिलेख जो है या देवपाड़ा प्रशस्ति जो है, सेन वंशी शासक थे विजय सेन, सेन वंशी शासक थे विजय सेन। तो यह विजय सेन से संबंधित है। इसमें जो है सेन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है कमौली अभिलेख। कमौली अभिलेख जो है यह मुख्य रूप से जो है एक शासक थे गोविंद चंद्र, यह गाहड़वाल वंशी शासक थे। कन्नौज पे जो है एक वंश था गाहड़वाल वंशी शासक, गाहड़वाल वंश, उसकी जो है तो गोविंद चंद्र जो है गाहड़वाल वंशी शासक थे और कमौली अभिलेख जो है उन्हीं से संबंधित है। इसके बाद आता है बंसवर अभिलेख। बंसवर अभिलेख जो है परमार शासक भोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमार भोज से संबंधित है। इसके बाद जो है उदयपुर प्रशस्ति है। तो उदयपुर प्रशस्ति जो है वह मुख्य जो है उदयपुर प्रशस्ति जो है जय सिंह से संबंधित है। उदयपुर प्रशस्ति किससे संबंधित है? जय सिंह से संबंधित है। इसके बाद जो है खजुराहो अभिलेख है। खजुराहो अभिलेख में जो है चंदेलों का इतिहास वर्णित है। मुख्य रूप से चंदेल शासक धंग से संबंधित है। खजुराहो अभिलेख का जो है निर्माण या किसने उत्कीर्ण करवाया था? खजुराहो अभिलेख चंदेल शासक धंग ने करवाया था। इसके बाद जो है अभिलेखों के बाद जो है इतिहास के पुनर्निर्माण में मुद्राएं या सिक्के भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्राएं और सिक्के जो है किस प्रकार से जो है इतिहास के पुनर्निर्माण में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो जो हमारी मुद्रा है इतिहास के स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है मुद्रा। और जो हमारी मुद्रा है उसकी प्राचीनता 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जाती है। मुद्रा की प्राचीनता कहाँ तक जाती है? 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जाती है। लेकिन 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है मुद्राओं का नियमित रूप से प्रचलन नहीं हुआ था। नियमित रूप से जो है मुद्राओं या सिक्कों का प्रचलन कब हुआ है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है नियमित रूप से सिक्कों का प्रचलन हुआ। जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। हमारे जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। और उन्हें साहित्य में कारसापण, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनका समय पूछा जाता है, उनके विषय में पूछा जाता है कि आहत सिक्के क्या हैं, आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे। तो जो आहत सिक्के हैं वह मुख्य रूप से चांदी से निर्मित होते थे। आगे जो है हाँ एक चीज़ और होता है, आहत सिक्कों पर कोई लेख नहीं प्राप्त होता है। आहत सिक्कों पर कोई लेख नहीं प्राप्त होता है, बल्कि जो है उस पे जो है विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों का जो है चित्रण किया जाता था। जीव जंतुओं का चित्रण किया जाता था। उस पे किसी भी प्रकार के किसी लेख का विवरण नहीं प्राप्त होता। अगर देखा जाए तो सिक्कों पर जो लेख लिखवाने का एक परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है यवन शासकों के द्वारा किया गया था। तो सामान्य रूप से सिक्कों से अगर देखा जाए तो जो हमारे सिक्के हैं वह आर्थिक, धार्मिक,
सामाजिक अवस्थाओं का चित्रण करते हैं। अगर सिक्के जो है उसमें ज़्यादा मिलावट प्राप्त हुई है तो माना गया है कि उस काल में जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और अगर शुद्ध सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं तो माना गया है कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। व्यापार, अगर मान लीजिए सिक्के जो है पूरे देश में पाए गए हैं तो माना जाता था व्यापार वाणिज्य का यह जो है द्योतक है। इसका मतलब देश के सभी कोनों में, देश के सभी क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य होता था संबंधित शासक का, और या तो उस शासक ने जो है संबंधित क्षेत्र को विजित किया हो। तो हमें विभिन्न प्रकार के जानकारी होती, जैसे समुद्रगुप्त के एक सिक्के पे जो है आपको उसने दिखाया गया है कि वह बीड़ा बजा रहा है, तो इससे मानो जो है अनुमान लगाया गया कि वह बीड़ा बजाने का काफ़ी शौकीन था। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए जिससे जानकारी हुई कि समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये देखा जाता है कि सामान्य रूप से 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका विवरण जो है साहित्य में ज़्यादा नहीं प्राप्त होता है, और जो मुद्राओं पर उत्कीर्ण तिथियां होती हैं वह कालक्रम के निर्धारण में सहायक होती हैं। इससे हमें जो है आर्थिक दशा का ज्ञान होता है, संबंधित साम्राज्य की सीमा का निर्धारण होता है, और पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण का आर्थिक पतन काल माना गया है। जो हमारा पूर्व मध्यकाल है 606 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, उसको जो है उसमें जो प्रथम चरण है लगभग 900 ईस्वी तक का, उसे आर्थिक पतन का काल माना गया है, क्योंकि इस काल में सिक्कों का प्रायः लगभग अभाव रहा। और कुछ ऐसे राजवंश हैं जिनके विषय में सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से है मालव, यौधेय, पांचाल। मालव, यौधेय और पांचाल ऐसे राजवंश हैं जिनके विषय में अन्यत्र कहीं जानकारी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सिक्कों के माध्यम से ही उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, कभी बार बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राजवंश थे जिनके विषय में जानकारी केवल सिक्कों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? मालव, यौधेय और पांचाल। पांचाल में एक राजवंश था मित्रवंश, उसके विषय में भी हमें सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त होती है। और इंडो यूनानी इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शक पहलवकालीन मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। जैसे कुछ ऐसे भी जो है राजवंश रहे हैं जिनके विषय में जो शक पहलव शासक हैं, जैसे उनकी शासन पद्धति का जो ज्ञान होता है उसमें यह पता चलता है कि जो पहलव राजा अपने गवर्नरों के साथ शासन करते थे। किसके साथ शासन करते थे? वह अलग अलग क्षेत्रों में अपने गवर्नर जो है नियुक्त कर देते थे और उनके सहायता से शासन कार्य करते थे। इसके बाद जो है आता है स्मारक। स्मारक के अंतर्गत इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आते हैं, और इनसे जो है विभिन्न युगों की, स्मारकों से विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हजारों वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहाँ से बृहद जो है बहुत बड़ी बड़ी इमारतें प्राप्त हुई हैं, और यह जो है उत्खनन के द्वारा ही संभव हो सका, और एक बहुत बड़ी विशाल सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। कुछ ऐसे नगर हैं जो उत्खनन के द्वारा ही प्रकाश में आए हैं, तो उसमें जो है बौद्ध काल से संबंधित तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी और अयोध्या, वैशाली, बोधगया आदि नगर जो है प्रकाश में आए। एक कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी, एक महाजनपद था वत्स,
इलाहाबाद का समीपवर्ती क्षेत्र था, तो वहाँ की राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशाम्बी के उत्खनन से जो है घोषिताराम नामक बिहार प्राप्त हुआ। और यह घोषिताराम नामक जो बिहार है वह वहाँ के शासक वत्सराज उदयन से संबंधित था। वत्सराज उदयन से संबंधित था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया, क्योंकि यह जो है उदयन का जो है राजप्रसाद था। इसके बाद जो है एक पुडुचेरी के पास जो है, पांडिचेरी के पास जो है एक स्थल है अरिकामेडु। वहाँ के उत्खनन से जो है रोमन सिक्के क्या क्या प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से यह हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रोमन साम्राज्य के साथ, रोम के साथ जो है भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही चला आया है। ठीक है। इसके बाद जो है हमें कुछ मंदिरों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें है देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ में जो है दशावतार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भीतरगांव का, ये सब जो मुख्य रूप से गुप्तकालीन इमारतें हैं। इसके बाद जो है भीतरगांव का मंदिर। तो भीतरगांव का मंदिर किस प्रकार का है? इष्टिकार मंदिर, मतलब यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो भीतरगांव का इष्टिका मंदिर। अजंता की गुफाएं के जो चित्र हैं, अजंता की जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है, और यहाँ से कुल 29 गुफाओं के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उन जो है उनमें विभिन्न प्रकार के चित्र उत्कीर्ण हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद जो नालंदा से बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नालंदा के बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि हिंदू कला एवं सभ्यता के विस्तृत साक्ष्य हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है यहीं पे, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पुरातात्विक साक्ष्य है यहीं पे समाप्त होता है। और साथ ही साथ अब जो है प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत जो टॉपिक हमारा था, जो मुख्य टॉपिक था, वह भी समाप्त होता है। हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य का विधिवत अध्ययन किया है, और उसमें जो कुछ और पढ़ना है आगे हम विभिन्न प्रकरणों के अंतर्गत उसे पढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पूर्व हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।